कार जय हिंद वंदे मातरम। साथियों सभी का स्वागत है भाई। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि साइंस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं मैं जो एग्जाम में आएंगे आपके, और सारे क्वेश्चन डिटेल के साथ है। एमसीक्यू तो करते हो डिटेल में करोगे तभी सिलेक्शन पाओगे, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, घाव जल्दी भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आप लगाना विटामिन सी। विटामिन सी जो है एक ऐसा विटामिन है जो घाव भरने में सहायक होता है। अब इसके बारे में डिटेल देखेंगे। विटामिन सी जो होता है ना, वो कोलेजन संश्लेषण में सहायक होता है। क्या होता है सर? विटामिन सी कोलेजन संश्लेषण में सहायक होता है, जो घावों को भरने में जरूरी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इसके बारे में देखो, रक्त स्त्राव रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई रक्त स्त्राव रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एग्जाम में डायरेक्ट फंसेगा, ऐसा सोचो, है ना। अगर एग्जाम में डायरेक्ट फंसेगा तो इसका आंसर आ जाएगा पोटास फिटकरी। पोटास फिटकरी का यूज क्यों किया जाता है सर? तो पोटास फिटकरी का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि रक्त स्त्राव को रोक सके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूँ। देखो पोटास फिटकरी में कसेला गुण होता है। कैसा गुण होता है? कसेला गुण, जो रक्त वाहिकाओं को संकुचित करके रक्त स्त्राव रोकता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। चलो आगे देखते हैं। किस जानवर में त्वचा श्वसन अंग के रूप में कार्य करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, मछली, कछुआ, मेढक और सांप, है ना। तो अगर इसका बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा मेढक। मेढक इसका राइट आंसर आ जाएगा कि किस जानवर में त्वचा जो है श्वसन अंग के रूप में कार्य करती है, तो ये मेढक इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, मेढक त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन का अवशोषण कर सकता है। यह जल व स्थल दोनों में सांस लेने के लिए अनुकूलित होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पहला स्थिर यौगिक क्या होता है। मालिक एसिड होता है, पायोरिक एसिड होता है, ग्लूकोज होता है, 3 फास्को ग्लीसेरिक एसिड होता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 फास्को ग्लीसेरिक एसिड। डी आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पहला स्थिर यौगिक कौन होता है? तो 3 फास्को ग्लिसरिक एसिड होता है। डी आंसर आप लगाइएगा, एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में C3 पथ में पहला स्थिर यौगिक PGA3 फास्को ग्लिसरिक एसिड बनता है। ग्लूकोज अंतिम उत्पाद होता है, पहला नहीं, ठीक है। याद रखना। आगे देखो, मानव रक्त का पीएच कितना होता है, ये एग्जाम में आ जाएगा। तो क्या लगाओगे? तो इसका आंसर लगाना भाई 7.35 से लेकर 7.45। अगर पूछा जाए कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है तो 7.35 से लेकर 7.45, ठीक है। एग्जाम में आएगा, उड़ा देना। रक्त का पीएच थोड़ा क्षारीय होता है। यह सीमा शरीर के सामान्य चयापचय क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। 6वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। निम्न में से किस जानवर की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। अगर एग्जाम में आ जाए, उल्लू, चमगादड़, बिल्ली, घोड़ा, क्या आंसर लगाओगे आप? तो इसका जो आंसर लगाओगे आप लगा देना भाई चमगादड़। चमगादड़ इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी आंसर आप लगा दीजिएगा, है ना। याद रखना, चमगादड़ की दृष्टि कमजोर होती है, लेकिन यह इको लोकेशन से दिशा खोजते हैं। किससे खोजते हैं? इको लोकेशन से। यह पूरी तरह अंधे नहीं होते, लेकिन दृष्टि पर निर्भर नहीं रहते, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। एग्जाम में अगर आ जाए कि वयस्क जो मनुष्य होता है उसका जो सामान्य रक्तचाप होता है कितना होता है, आप लगाइएगा सर 120/80 mmHg होता है। 120/80 mmHg होता है एक वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप, याद रखिएगा, ठीक है। चलो 120 mmHg सिस्टोलिक और 80 mmHg डायस्टोलिक दबाव का आदर्श अनुपात होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलो आगे देखते हैं। आनुवांशिक जानकारी का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? डीएनए के द्वारा, आरएनए के द्वारा, प्रोटीन के द्वारा, एंजाइम के द्वारा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप लगाना सर डीएनए के द्वारा होता है। डीएनए इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। डीएनए इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो याद रखना, डीएनए में सभी आनुवंशिक सूचनाएं संग्रहित होती है। आरएनए और प्रोटीन डीएनए की जानकारी के अनुसार बनते हैं, ठीक है। तो याद रखना, आरएनए और प्रोटीन जो है वो डीएनए की जानकारी के अनुसार बनते हैं, परंतु डीएनए में जो है सभी आनुवंशिक सूचनाएं संग्रहित होती है। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इसको उड़ा देना। चलो आगे देखते हैं। बेलाडोना औषधि पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। बेलाडोना औषधि पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा बेलाडोना औषधि पत्ती से प्राप्त होती है सर। डी आंसर आपका आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, समझना कि भाई ये हमारा नंबर है। अगर आपको इस ग्रुप से ज्वाइन होना है तो आप इस ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। 8827419259 ये हमारा ग्रुप है। इससे अगर आपको ज्वाइन होना है तो इस नंबर पर मैसेज करो कि सर हमको ग्रुप से ज्वाइन कर दो, हम आपको ज्वाइन कर देंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा।
देखो भाई, निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? मनी प्लांट है, बैम्बू है, नेफेंथिस है, गुलाब है। अगर इसकी बात करें तो नेफेंथिस जो है, नेफेंथिस क्या है सर? ये नेफेंथिस कीटभक्षी पौधा है, ठीक है, नेफेंथिस। इसके बारे में डिटेल में देखिए। नेफेंथिस को पीचर प्लांट भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि नेफेंथिस जो है वो कीटभक्षी तो है, परंतु इसको क्या बोलते हैं? पीचर प्लांट भी बोलते हैं। यह कीड़ों को फंसाकर पचाता है और पोषण प्राप्त करता है। तो ये सारी चीजें आपको पता है। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन 11वां। पसीने की ग्रंथि सबसे अधिक संख्या में कहाँ पाई जाती है? माथे में, हथेलियों में, बगल की त्वचा में, पैरों के तलवे में। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा बगल की त्वचा में। बगल की त्वचा में क्या होता है सर? पसीने की ग्रंथियां सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, बगल जिसको हम बोलते हैं आर्मपिट में एपोक्राइन ग्रंथियां सबसे अधिक होती है जो पसीना स्रावित करती है। यह क्षेत्र गर्मी और तनाव में ज्यादा सक्रिय रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, आप लगाना सर टोटल 22 हड्डियां होती है मानव खोपड़ी में। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? टोटल 22 हड्डियां होती है, ठीक है। चलिए याद रखिए, देखो खोपड़ी में 8 क्रेनियल और 14 चेहरे की हड्डियां होती है। कुल मिलाकर 22 हड्डियां होती है। तो याद रखना, खोपड़ी में कितनी होती है? 8 क्रेनियल और 14 चेहरे की हड्डी होती है। तो टोटल मिलाकर 22 हड्डियां होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चयापचय में एंजाइम किस रूप में कार्य करते हैं? रसायन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में, प्रोटीन के रूप में। अगर क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए, आप आंसर क्या लगाओगे? तो आप लगाना सर उत्प्रेरक के रूप में। यहाँ पर आप लगा देना सी आंसर, ठीक है। जो चयापचय में एंजाइम होते हैं वो किस रूप में कार्य करते हैं? तो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, देखो उत्प्रेरक, एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं की गति बढ़ाते हैं। ये स्वयं अभिक्रिया में खर्च नहीं होते, ठीक है। तो एंजाइम क्या होते हैं? जैविक उत्प्रेरक होते हैं और ये रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं। गति को बढ़ाने का काम उत्प्रेरक का होता है और ये स्वयं अभिक्रिया में खर्च नहीं होते, ठीक है। चलिए आगे देखो, किस जानवर में त्वचा के माध्यम से श्वसन होता है? कछुआ, मेढक, मछली, गोह। अभी मैंने ये बताया था क्वेश्चन, तो आप इसका आंसर लगाना मेढक। मेढक जो है ना सर, मेढक जो है वो त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी है? थाइमस, लसिका ग्रंथि, टॉन्सिल, प्लीहा। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लगाना प्लीहा। प्लीहा जो है ना सर, ये प्लीहा ये जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी लसिका अंग है ना, लसिका अंग है। तो याद रखना, प्लीहा जिसको हम बोलते हैं स्प्लीन, प्लीहा को हम क्या बोलते हैं? स्प्लीन। ये सबसे बड़ा लसिका अंग है, ठीक है। यह रक्त को शुद्ध करता है और पुराने आरबीसी को नष्ट करता है। रक्त को शुद्ध करने का काम यही करता है स्प्लीन, और पुराने आरबीसी को नष्ट करता है, ठीक है। आगे देखो, मानव शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूपीसी का सामान्य अनुपात क्या होता है? एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका आंसर क्या लगाइएगा कि मानव शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का सामान्य अनुपात क्या होता है? एग्जाम में आ जाएगा तो आप लगा दो सर 500 अनुपात 1 होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है? 500 अनुपात 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, ठीक है। याद रखिएगा, देखो सामान्यतः 1 डब्ल्यूबीसी के मुकाबले लगभग 500 आरबीसी पाए जाते हैं। ये रक्त में लालिमा और ऑक्सीजन वहन क्षमता को दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान दांत जिसको हम बोलते हैं विजडम टूथ किस उम्र में निकलते हैं? देखो, ज्ञान दांत किस उम्र में निकलते हैं? तो इसका जो आंसर आ जाएगा 17 से लेकर 30 वर्ष। 17 से लेकर 30 वर्ष, ये जो ईयर है ना, इस ईयर में जो हमारे विजडम टूथ निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं ज्ञान दांत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 18 क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा माल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो देखो अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर बात करें प्रकाश संश्लेषण के लिए तो आवश्यक कच्चा माल होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आएगा करेक्ट इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक होता है जो ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल होती है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं, मलेरिया फैलाने वाले एनाफिलिज मच्छर की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आपको पूछा जाएगा कि मलेरिया किससे होता है, तो एनाफिलिज मच्छर से होता है। और ये मच्छर जो है इसकी खोज किसने की थी? ये इनका नाम है रोनाल्ड रॉस। क्या नाम है इनका? रोनाल्ड रॉस। तो बी आंसर करेक्ट आएगा। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छर एनाफिलिज मच्छर की खोज की थी, ठीक है। बहुत बढ़िया, देखो 1897 में रोनाल्ड रॉस ने यह खोज की कि मलेरिया एनाफिलिज मच्छर से फैलता है और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो याद रखना, रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो मलेरिया जो फैलाता है एनाफिलिज मच्छर, उसको इनका पता लगाया था इन्होंने, तो इनको जो है इसी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। आगे देखो, लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि सर जो लाइकेन है उसमें शैवाल और कवक के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है, तो ये होता है हेलोटिज्म, जिसको सहजीवी संबंध बोलते हैं। सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए अब देखो, लाइकेन में शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है और कवक नमी और सुरक्षा देता है ना, दोनों को लाभ होता है, तो यह सहजीविता कहलाती है। चलो आगे देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि हाथी के दांत के बढ़ने वाले भाग को कौन सा भाग होता है? निचले दांत, ऊपरी दांत और पिछले दांत और सभी दांत। तो आपको पता है कि इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऊपरी दांत। ऊपरी दांत इसका राइट आंसर आ जाएगा। जो हाथी के दांत हैं उसमें बढ़ने वाला भाग कौन सा होता है?
तो ऊपरी दांत होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, हाथी के दांत वास्तव में उनके ऊपरी अग्रचौणक जिसको इंसाइजर होते हैं, है ना, जो जीवन भर बढ़ते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रक्तचाप किस भाग की दीवार पर लगाया गया दबाव है? नस, धमनी, हृदय, कोशिकाएं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा धमनी। धमनी इसका राइट आंसर आ जाएगा सर, धमनी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि रक्तचाप किस भाग की दीवार पर लगाया गया दबाव है? तो धमनी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध किससे है? तो ओडोंटोलॉजी में किसका संबंध है? तो ये दांत से संबंध होता है। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध किससे है? तो ये दांत से संबंध है, दांत से संबंध है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में किसकी कमी होती है? कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड, आयरन, पोटेशियम। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl इसका फुल फॉर्म होता है और निर्जलीकरण के दौरान शरीर में इसी की कमी होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखो, निर्जलीकरण में शरीर में पानी के साथ साथ NaCl, सोडियम क्लोराइड भी खोता है। इससे कमजोरी, चक्कर, मांसपेशियों में ऐंठन आदि हो सकता है। तो ये चीज़ें याद रखना है आपको। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको दिमाग में याद रखना है ताकि आपको वो एग्जाम में बने। ठीक है, आगे देखो। फूल गोभी का आकार किस बादल संरचना से जुड़ा हुआ होता है? सीरस, निम्बस, फिर दिया है क्यूम यलस और फिर दिया है स्ट्रेटस। तो इसका जो आंसर आएगा फूल गोभी का जो आकार है किस बादल संरचना से जुड़ा होता है? अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लगाना सर क्यूम यलस, है ना। चलो याद रखना, क्यूम यलस बादल फूल गोभी जैसे दिखाई देते हैं, गोल और फूले हुए। ठीक है, तो क्यूमुलस इसका नाम है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। किस जानवर में खून नहीं होता लेकिन वह सांस लेता है? केचुआ, हाइड्रा, प्लेनेरिया और स्पंज। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो देखो, ये हाइड्रा जो होता है ना, हाइड्रा में क्या होता है ना, खून नहीं होता परंतु ये सांस लेता है। हाइड्रा क्या होता है, उसमें खून नहीं होता परंतु ये सांस लेता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रा जैसे निम्न श्रेणी के जीवों में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता, वे अपने पूरे शरीर की सतह से ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए कौन जिम्मेदार है? सल्फेट, नाइट्रेट, पारा और लेड। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम आ जाए कि भाई ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए कौन जिम्मेदार है, तो नाइट्रेट जिम्मेदार है। तो बी आंसर आ जाएगा। नाइट्रेट जो होता है ना दोस्तों, नाइट्रेट ये क्या होता है ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए देखो, अधिक नाइट्रेट युक्त पानी पीने से बच्चे में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। इससे खून में ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। किसका पता लगाने के लिए दक्षिणी ब्लॉट तकनीक का प्रयोग किया जाता है? RNA, DNA, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। चलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा DNA। देखो, DNA इसका राइट आंसर आ जाएगा, DNA इसका राइट आंसर आ जाएगा। किसका पता लगाने के लिए दक्षिणी ब्लॉट तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो DNA इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखो, दक्षिणी ब्लॉट मतलब जिसको बोलते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग तकनीक का उपयोग DNA अनुक्रम की पहचान के लिए किया जाता है। एडविन साउदर ने इसे विकसित किया था। किसने किया था? एडविन साउदर ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फलीदार पौधों में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया पाया जाता है? तो पहले दिया एजेटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, रिजोबियम और फिर दिया है क्लोस्ट्रीडियम। तो फलीदार पौधों में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया पाया जाता है? एग्जाम में आ जाएगा, क्या लगाओगे? रिजोबियम इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं डिटेल बताना चाहूँगा। देखो, रिजोबियम जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में बनते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 30। कीटभक्षी पौधे किस मिट्टी में उगते हैं? अम्लीय मिट्टी में, क्षारीय मिट्टी में, पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी में, नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि भाई जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो किस मिट्टी में उगते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में। आंसर आ जाएगा डी। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मैं आपको यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग और सब टॉपिक के क्वेश्चन कराऊंगा। और मैंने रेलवे का एग्जाम निकाला है तो मेरे को ये एक्सपीरियंस है कि कैसे एग्जाम निकालते हैं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। देखो भाई, मैं आपको बता देता हूँ मेरा नंबर। देखो, ये याद रखना, मेरा नंबर 8827419259। इस नंबर पर मैसेज करो, आपको मैं ग्रुप से ज्वाइन करवा दूंगा। तो आप वहाँ पर आसानी से मेरे से जुड़ सकते हो और मैं आपको ऐसी डिटेल बताऊंगा जो किसी को पता रहती नहीं है। ठीक है, तो आप मैसेज करके जुड़ने की कोशिश करना। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।